72,000 साल पहले एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ था जिसमें सभी इंसानों का सफाया हो सकता था, परंतु कुछ इंसान बच गए। इसी के बारे में दोस्तों आज बात करेंगे कि वो किस प्रकार से बच जाते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लें। दोस्तों पृथ्वी पर काफी सारी प्रलय आई हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव निर्मित हो, लेकिन मोस्टली समय आप देखोगे कि जिसमें से पूरी तरीके से इरेडिकेशन नहीं होता है कि मतलब सब कुछ नष्ट हो जाए, कुछ ना कुछ प्रजातियां बच ही जाती है। जैसे कि ये उल्का पिंड भी अगर पृथ्वी पर गिरा था तो सारे डायनासोर खत्म हो गए, बड़े जीव जो भी थे लगभग वो सारे खत्म हो गए, जो छोटे जीव थे वो बच गए और दोबारा से लाइफ इवॉल्व हुई और आज हम देख लो यहाँ पर हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि जीवन कभी नष्ट नहीं होता, वो अपने लिए रास्ते निकाल ही लेता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऐसी एक घटना के बारे में बात करेंगे, सुमात्रा इंडोनेशिया के ज्वालामुखी माउंट टोबा का फटना। इस घटना को टोबा आपदा सिद्धांत भी कहते हैं और इसका प्रभाव पूरे विश्व की पर्यावरण और मानव जनसंख्या पर पड़ा था। इसके अनुमानित वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स यानी VEI 8 था। ये इतना ज्यादा है कि पिछले 25 मिलियन वर्षों में ये सबसे भयानक विस्फोट माना जाता है। जब ये फटा तो इसमें से बहुत अधिक राख, चट्टान, गैसें ये सब वायु में पूरी वातावरण में फैल गई और इसने एक ज्वालामुखी सर्दी और महत्वपूर्ण विश्व जलवायु परिवर्तन को ट्रिगर कर दिया। इस एक्सप्लोजन से काफी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी गैसें भी निकली जो कि वातावरण में फैल गई। इन गैस, धुएं और राख के कारण एक मोटी धुंध का निर्माण हुआ जिसने पूरे आसमान को घेर लिया था और सूरज की रोशनी पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पा रही थी और इसी के कारण एक भयानक सर्दियों का आगमन हुआ। और आप जानते हो दोस्तों कि सूरज की रोशनी हमारे लिए कितनी अधिक महत्वपूर्ण है। पूरी फसलें सूरज की रोशनी के कारण ही होती है, अगर प्रकाश ही नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण कैसे हो पाएगा। इस वोल्केनो ने उन पर सबसे अधिक प्रभाव डाला कि जो उस ज्वालामुखी के आसपास ही रहा करते थे। जो एकदम पास थे भाई वो तो स्वाहा हो गए होंगे, लेकिन जो उसकी रेंज से थोड़े मतलब दूर थे, जो मतलब बच सकते थे, उनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। इसका सबसे अधिक प्रभाव था हैबिटेशन का व्यापक विनाश। इससे वनस्पतियों का तो नुकसान हुआ ही था, साथ में जो जहरीली गैसें वगैरह थी उससे जल स्रोत भी दूषित हो गया या जहरीला हो गया था। और ये बात 74,000 साल पुरानी है दोस्तों, तो आप फिल्टर भी नहीं कर सकते पानी, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो गई थी लोगों को। उस समय के हिसाब से देखें तो ये बहुत ही विकट समस्या होगी। तो लोगों ने बचने के लिए कुछ उपाय किए, जैसे कि सबसे एक था प्रवास। जो भी वहाँ रहते थे बहुत सारे लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, क्योंकि भाई वहाँ ना खाना है ना पानी है तो जियेंगे कैसे। लेकिन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम ऐसा बहुत इजीली कर सकते हैं, लेकिन उस समय के हिसाब से बहुत ही मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि गाड़ी ही नहीं थी कि चल भाई गाड़ी निकाल चले यहाँ से, ऐसा तो कर नहीं सकते। दूसरे क्षेत्र में जाओगे तो वहां पर भी भाई भोजन की, पानी की उनको शेयर करनी पड़ेगी चीज, तो वहां लड़ाई दंगे हो जाएंगे। तो इसीलिए सभी लोग तो जा नहीं सकते थे। तो दूसरा उपाय था अनुकूलन। उन्होंने क्या किया कि आधुनिकपन के तौर तरीके अपनाए, स्रोत उपयोग किए और सामाजिक स्थानों के परिवर्तन शामिल होते थे। कुल मिला के अपने रहन सहन में, जीवन में कुछ परिवर्तन लाए और अनुकूलन का सहारा लिया, मतलब कि जो है जैसा है उसको यूज किया जाए फिलहाल के लिए, उस वातावरण के साथ सामंजस्य बिठाया जाए किसी भी प्रकार से कुछ समय के लिए। तो तीसरा है प्रतिरोध। तो मानव समुदायों की प्रतिरोधक शक्ति, सांस्कृतिक ज्ञान और सामाजिक एकता उनके बचाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती थी। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इस विस्फोट ने एक जेनेटिक बॉटलनेक को उत्पन्न किया। ये जेनेटिक बॉटलनेक क्या है आगे बता दूंगा। ये थोड़े समय के लिए नहीं था कि जो भी प्रॉब्लम्स है थोड़े समय के लिए, काफी लंबे समय तक चली। इस घटना ने लंबे समय तक भौतिक छाप छोड़ी थी। जो सर्दियां शुरू हो गई थी उसके कारण विकराल परिणाम सामने आए। प्रजाओं की श्रेणियों में बदलाव आने लगा, वनस्पतियों में बदलाव होने लगा। भले ये घटना 74,000 साल पहले हुई थी, उसका प्रभाव आज भी वर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे साइंटिस्ट काफी कुछ सीखते हैं कि पर्यावरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा था, लोगों ने किस प्रकार से सरवाइव किया था, जो जनसंख्या है उसकी प्रतिरोधक क्षमता कैसी थी उस समय। आज के समय में ऐसा हो जाए ना तो आधे तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे और आधे ये सोच के मर जाएंगे कि मैं यार इंस्टाग्राम कैसे चला पाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको जेनेटिक बॉटलनेक के बारे में बताता हूँ कि ये क्या है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो होता है जो कि किसी पॉपुलेशन की जेनेटिक डाइवर्सिटी के एक सडन और ड्रास्टिक इवेंट के कारण सिग्निफिकेंटली
कम हो जाती है तो ये उस चीज को दर्शाता है। जब एक पॉपुलेशन का साइज छोटा हो जाता है और इसमें जेनेटिक वेरिएशन की कमी होती है तब ये बॉटलनेक कहा जाता है। और इससे आप समझ सकते हो कि फ्यूचर में जो उनकी जनरेशंस आएंगी उनमें जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी होगी जो उन्हें किसी स्पेसिफिक सेट ऑफ ट्रेट्स के लिए कमजोर बना सकती है। और चूंकि मैंने बताया कि ये बहुत बड़ा विस्फोट था जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या इफेक्ट हुई थी तो लोगों को अपने हैबिटेट्स को छोड़कर अलग जगह माइग्रेट करना पड़ा था। इस माइग्रेशन के कारण कुछ स्पेसिफिक जेनेटिक ट्रेट्स वाले पॉपुलेशन का जेनेटिक पूल ही बचा था। अब जेनेटिक पूल क्या होता है? तो जेनेटिक पूल एक पॉपुलेशन के सारे जेनेटिक वेरिएशंस या ट्रेट्स को रेफर करता है जो उस पॉपुलेशन में मौजूद होते हैं और हर एक इंडिविजुअल अपने जीन्स के थ्रू यूनिक ट्रेट्स इनहेरिट करता है जैसे कि रंग हो गया, हाइट हो गई और अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। जब हम एक पॉपुलेशन के सारे इंडिविजुअल के जीन या ट्रेट्स की कलेक्टिव बात करते हैं तो उसे हम जेनेटिक पूल कहते हैं। इस जेनेटिक पूल में वेरिएशंस होती हैं जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स को अलग अलग बनाते हैं। ये वेरिएशंस न्यूट्रल सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस के थ्रू इवॉल्व होती हैं और पॉपुलेशन के सर्वाइवल और एडेप्टेबिलिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक पूल में वेरिएशंस के होने से पॉपुलेशन के मेंबर्स के बीच में जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जो उन्हें एनवायरमेंटल चेंजेस के सामने ज़्यादा एडेप्टेबल बनाती है। तो समझ गए आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। और माउंट टोबा के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो जब पॉपुलेशन साइज डिक्रीज हुई और कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स वाले इंडिविजुअल सर्वाइव कर रहे थे तब उनके पास जेनेटिक पूल में वही स्पेसिफिक वेरिएशन रह गई थी सिर्फ। इस तरीके से उनका जेनेटिक पूल उन स्पेसिफिक ट्रेट्स के लिए लिमिटेड हो गया था जो पॉपुलेशन के ओवरऑल जेनेटिक डाइवर्सिटी को कम कर सकता है। इंडोनेशिया में आज भी बहुत सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं, आई थिंक 130 के आसपास हैं। वहाँ पर कुछ जगह तो हिंदू भगवानों की पूजा भी की जाती है जैसे ब्रह्मा वगैरह हो गए और वहाँ पर गणेश जी की भी कई मूर्ति रखी जाती है। मतलब बहुत सारी उनकी परंपरा जो भी है वो निभाते हैं। खैर दोस्तों, मेरा मानना है फिर भी कि जीवन कभी भी नष्ट नहीं होता है, वो अपना जीवित रहने का तरीका निकाल ही लेता है। हमें पृथ्वी पर आए हुए मतलब इंसानों को नहीं, अगर यहाँ पर जीवन की शुरुआत की बात करें तो बहुत सारे वर्ष बीत चुके हैं, मिलियंस बिलियंस वर्ष बीत चुके हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन आज भी हम यहाँ पर हैं। अगर इस तरीके का विस्फोट आज के समय में हो जाए तो लाखों लोग मरेंगे, हो सकता है 1 करोड़ तक गाड़ी पहुँच जाए। और जिस तरीके का माहौल चल रहा है ना, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा फ्यूचर में, क्योंकि हम दबादब कार्बन एमिशन किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर रहे हैं जिससे प्रकृति को दबा के नुकसान हो रहा है। इसीलिए दोस्तों साइंटिस्टों ने तो प्लान बना लिया कि अब बस बहुत हुआ, अब हम दूसरे ग्रह पर जाएंगे। उसके लिए तो इंटरनेट की व्यवस्था पहले शुरू कर दी गई है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर इंटरनेट लगाया जा रहा है, एकदम HD क्वालिटी में वीडियो देख पाओगे आप वहाँ पर। आप कैसे लगाया जा रहा है, क्या है प्रोसेस पूरा, ऊपर जाके आप आई बटन में वीडियो देख लेना।